क्यों कल के लेक्चर में अपन ने अंकेक्षण प्रक्रिया और अंकेक्षण प्रविधि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन अंकेक्षण का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अंकेक्षण का वर्गीकरण निम्न तरीके से किया गया है। नियमानुसार नियंत्रण के आधार पर अंकेक्षण को 3 भागों में बांटा गया है: वैधानिक अंकेक्षण, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऐच्छिक अंकेक्षण, वॉलंटरी ऑडिट और सरकारी अंकेक्षण, गवर्नमेंट ऑडिट। इसी तरह से संबंधों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अंकेक्षण को 2 भागों में बांटा गया है: आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट, और बाह्य अंकेक्षण, एक्सटर्नल ऑडिट। समय के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड अंकेक्षण को 4 भागों में बांटा गया है: चालू अंकेक्षण, जिसको कंटिन्यूस ऑडिट कहते हैं; दूसरा सामयिक अंकेक्षण, पीरियडिकल ऑडिट; तीसरा अंतरिम या मध्य अंकेक्षण, जिसको इंटरिम ऑडिट कहते हैं; और चौथा आकस्मिक अंकेक्षण, जिसको अपन कैजुअल ऑडिट कहते हैं। इसी तरह से उद्देश्य के आधार पर अंकेक्षण को उद्देश्यों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अंकेक्षण को 10 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है वित्तीय अंकेक्षण, जिसको फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं; दूसरा है लागत अंकेक्षण, जिसको कॉस्ट ऑडिट कहते हैं इंग्लिश में; फिर है प्रबंध अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट; फिर है परिचालन अंकेक्षण, ऑपरेशनल ऑडिट; फिर है निष्पत्ति अंकेक्षण, परफॉर्मेंस ऑडिट; फिर है औचित्य अंकेक्षण, प्रोप्राइटरी ऑडिट; फिर है रोकड़ अंकेक्षण, कैश ऑडिट। उसके बाद आता है कर अंकेक्षण, जिसको बोलते हैं टैक्स ऑडिट; फिर है सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट; और लास्ट में प्रणालियों का अंकेक्षण, सिस्टम ऑडिट। इसके बाद फैलाव के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज अंकेक्षण को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्ण अंकेक्षण, कंप्लीट ऑडिट; दूसरा है आंशिक अंकेक्षण, पार्शियल ऑडिट; तीसरा है विस्तृत अंकेक्षण, डिटेल्ड ऑडिट; चौथा है चिट्ठा अंकेक्षण, जिसको बैलेंस शीट ऑडिट बोलते हैं; और लास्ट में 5वां है प्रमाणिक या मानक अंकेक्षण, जिसको स्टैंडर्ड ऑडिट बोलते हैं। अब अपन 1 by 1 सभी अंकेक्षणों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। मैंने कहा था नियमानुसार नियंत्रण के आधार पर अंकेक्षण 3 प्रकार के होते हैं: वैधानिक अंकेक्षण, ऐच्छिक अंकेक्षण और सरकारी अंकेक्षण। तो अब सबसे पहले बात आती है वैधानिक अंकेक्षण क्या है। ऐसा अंकेक्षण जो किसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत करवाना अनिवार्य हो, उसे वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। ऐसे अंकेक्षणों में अंकेक्षक की योग्यता, नियुक्ति, उसे पद से हटाने, अंकेक्षण की अवधि, कार्यसीमा, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व सभी कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार का अंकेक्षण जो संस्थाएं करा सकती है वो निम्नलिखित है। एक तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत जो कंपनियां हैं उन्हें वैधानिक अंकेक्षण कराना जरूरी है। इसी तरह सरकारी कंपनियों को वैधानिक अंकेक्षण कराना होता है। संसद द्वारा स्थापित निगम
या राज्य विधान द्वारा, जिसको राज्य विधानसभा बोलते हैं, राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित निगम है, उन्हें भी वैधानिक अंकेक्षण कराना होता है। बैंकिंग कंपनी, बिजली कंपनी, सहकारी समिति तथा सार्वजनिक और पुण्यार्थ जो ट्रस्ट होते हैं या प्रन्यास होते हैं, उन्हें वैधानिक अंकेक्षण कराना होता है। इसके बाद दूसरा आता है ऐच्छिक अंकेक्षण, वॉलेंट्री ऑडिट। ऐच्छिक अंकेक्षण क्या है? ऐसा अंकेक्षण जो कानूनन अनिवार्य नहीं होता, केवल स्वामियों की इच्छा पर निर्भर होता है, वो ऐच्छिक अंकेक्षण कहलाता है। इसमें अंकेक्षक का कार्य क्षेत्र, पारिश्रमिक, अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व नियोक्ता और अंकेक्षक के बीच होने वाले समझौते पर निर्भर करते हैं। ये अंकेक्षण एकल व्यापारी, साझेदारी फर्में कराती है। आंतरिक अंकेक्षण भी ऐच्छिक अंकेक्षण जैसा ही है। अब तीसरा आता है सरकारी अंकेक्षण, गवर्नमेंट ऑडिट। सरकारी अंकेक्षण क्या है? सरकारी अंकेक्षण के अंतर्गत सरकारी विभागों की आय, व्यय, संपत्तियों, देनदारियों आदि का अंकेक्षण किया जाता है। ऐसे अंकेक्षण का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों पर निगरानी रखना और नियंत्रण करना होता है, ताकि वे जनता के धन का उपयोग सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार कर सके और गबन आदि करके धन का दुरुपयोग न करे। ऐसे अंकेक्षण के लिए संविधान की धारा 148 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कंट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है, जिसके निर्देशन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निगमों, अनुदानित संस्थाओं तथा सरकारी उपक्रमों का अंकेक्षण किया जाता है। केंद्र सरकार के विभागों से संबंधित जो ऑडिट रिपोर्ट या अंकेक्षण रिपोर्ट होती है, वो राष्ट्रपति को दी जाती है, जो संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है। और राज्य सरकार के विभागों से संबंधित अंकेक्षण रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को दी जाती है, जो राज्य विधानसभा के पटल पर रखी जाती है। अब दूसरा वर्गीकरण है संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। इसमें अपन ने देखा अभी कि दो तरह के अंकेक्षण होते हैं, आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट और बाह्य अंकेक्षण एक्सटर्नल ऑडिट। तो आंतरिक अंकेक्षण क्या है, इंटरनल ऑडिट क्या है? ऐसे अंकेक्षण का उद्देश्य व्यवसाय तथा कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि करना होता है तथा छल कपट और त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें सुधारना और समय पर लेखे तैयार करवाना भी होता है। नियोक्ता द्वारा यह कार्य किसी ऐसे व्यक्ति से करवाया जाता है जो लेखांकन में निपुण हो, उसके अलावा अंकेक्षण कार्य का जानकार भी हो। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना आवश्यक नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में जहाँ व्यवहार अधिक होते हैं और बड़े पैमाने पर कार्य होता है, वहाँ संस्थाओं में ही एक अलग अंकेक्षण विभाग खोल दिया जाता है। यह विभाग प्रबंधकीय नीतियों की सफलता तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों के बारे में नियोक्ता को समय समय पर सलाह देता है। इस विभाग के कर्मचारी अंकेक्षण के अधीन कार्य करते हैं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह नियोक्ता को प्रतिवेदन दे। मतलब जो इंटरनल ऑडिट होती है, उसका जो ऑडिटर है उसकी नियुक्ति नियोक्ता ही करता है और उसमें रिपोर्ट देना आवश्यक नहीं होता है। और ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अधीन कार्य करता है। अब अगला है बाह्य अंकेक्षण, एक्सटर्नल ऑडिट। व्यापारी द्वारा बनाए गए वित्तीय विवरणों की सत्यता और शुद्धता की जांच किसी निष्पक्ष और स्वतंत्र बाहरी व्यक्ति द्वारा कराई जाती है, तो उसे बाह्य अंकेक्षण कहते हैं। बाह्य अंकेक्षक संस्था का कर्मचारी नहीं होता और न ही
इसका संस्था से कोई संबंध होता है। यह अपने कार्य के बदले पारिश्रमिक प्राप्त करता है और अंकेक्षण संबंधी कार्य का प्रतिवेदन नियोक्ता को प्रस्तुत करता है। उसके बाद तीसरा आधार हुआ समय के आधार पर वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। तो समय के आधार पर वर्गीकरण में पहला है चालू अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण किसे कहते हैं? चालू अंकेक्षण में अंकेक्षण अंकेक्षक के जो कर्मचारी हैं पूरे वर्ष कुछ निश्चित समयांतर पर नियोक्ता के व्यापार के स्थान पर जाते हैं और लेखों की जांच करते हैं। यह कार्य मासिक, त्रैमासिक या पाक्षिक आधार पर व्यापार की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है और अंकेक्षण करने के लिए जब कर्मचारी आते हैं तो जिस दिन वे वापस जाते हैं उस दिन तक के कार्य की जांच करके जाते हैं। तो चालू अंकेक्षण प्रत्येक संस्था में उपयोगी नहीं होता। यह केवल ऐसी संस्थाओं में उपयोगी होता है जहां व्यवहारों की संख्या बहुत अधिक हो, जैसे बैंक है, बीमा कंपनी है। इसी तरह जहां लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद शीघ्र ही अंतिम खाते प्रस्तुत करना आवश्यक हो, वहां चालू अंकेक्षण कराया जाता है। जहां आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक नियंत्रण की संतोषजनक प्रणाली न हो, वहां चालू अंकेक्षण कराया जाता है। जहां व्यवसाय बड़ा हो और मासिक, त्रैमासिक अंतिम खाते बनाए जाते हों, वहां चालू अंकेक्षण लाभकारी रहता है। और जहां पिछले वर्ष में कपट तथा अनियमितताएं पाई गई हो और गहन जांच आवश्यक हो, वहां चालू अंकेक्षण करवाया जाता है। चालू अंकेक्षण के बारे में डिटेल में इसके लाभ है, हानियां हैं, आगे अपन डिस्कस करेंगे। अगला है सामयिक अंकेक्षण, जिसको बोलते हैं पीरियडिकल ऑडिट। सामयिक अंकेक्षण क्या है? सामयिक अंकेक्षण व्यावसायिक संस्था द्वारा लेखा वर्ष की समाप्ति पर पुस्तकें बंद करके अंतिम खाते बना लिए जाते हैं। उसके बाद अंकेक्षण कार्य प्रारंभ होता है। तो ऐसा अंकेक्षण अंतिम अंकेक्षण या पूर्ण अंकेक्षण या सामयिक अंकेक्षण कहलाता है। इसमें अंकेक्षक एक लेखा अवधि में अंकेक्षण करने एक बार ही आता है, बार बार नहीं आता। सामयिक अंकेक्षण की उपयोगिता कुछ व्यवसायों में है, जैसे जिन व्यवसायों में स्वामी स्वयं कार्य देखते हों और विस्तृत और गहन अंकेक्षण की आवश्यकता न हो, वहाँ सामयिक अंकेक्षण होता है। व्यवसाय का आकार छोटा हो, वहाँ सामयिक अंकेक्षण उपयोगी है। जिस व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण की संतोषजनक प्रणाली विद्यमान हो, वहाँ सामयिक अंकेक्षण अच्छा रहता है। जिस व्यवसाय में अंतिम खातों के शीघ्र प्रकाशन की आवश्यकता न हो, वो भी सामयिक अंकेक्षण करा सकता है। और जिन व्यवसायों में अंतरिम खाते बनाने की आवश्यकता न हो, उसके लिए भी सामयिक अंकेक्षण अच्छा रहता है। अगला है, इसके लाभ हानि अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अगला है अंतरिम अंकेक्षण या मध्य अंकेक्षण, जिसको इंटरिम ऑडिट कहते हैं। कई बार व्यापारिक संस्थाएं किसी विशेष उद्देश्य से वर्ष के मध्य में उस तिथि तक के लेखों का अंकेक्षण करवाती है, तो ऐसा अंकेक्षण अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है, इंटरिम ऑडिट। इसकी प्रकृति सामयिक अंकेक्षण जैसी होने से गहन जांच संभव नहीं होती है। सामान्यतः कंपनियों द्वारा जब अंतरिम लाभांश, इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की जाती हो, तो उनके द्वारा ऐसा अंकेक्षण करवाया जाता है। ऐसा अंकेक्षण करवाने के बाद भी अंतिम अंकेक्षण या स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कराना ही पड़ता है। इसलिए सामयिक अंकेक्षण से पहले यह अंकेक्षण होने पर चालू अंकेक्षण के कुछ लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इसके डिटेल में लाभ हानियां आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है अंतरिम या मध्य अंकेक्षण, आकस्मिक अंकेक्षण। आकस्मिक अंकेक्षण या कैजुअल ऑडिट क्या है?
यह अंकेक्षण आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक रूप से नियोक्ता द्वारा या न्यायालय द्वारा कराया जा सकता है। सामान्यतः ऐसा अंकेक्षण एकल व्यापार तथा साझेदारी फर्मों में छल कपट या गबन की संभावना होने पर करवाया जाता है। इसके अलावा जहां अंकेक्षण ऐच्छिक हो वहां इसे करवाया जाता है। कंपनियां तथा वैधानिक निगमों में ऐसा अंकेक्षण होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि वहां वार्षिक अंकेक्षण होता है। इसे विशेष अंकेक्षण या अनुसंधान के रूप में भी करवाया जा सकता है। अब अगले आते हैं आधार उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अंकेक्षण 10 तरह के होते हैं। इसको अपन कल डिस्कस करेंगे।